Assalamualaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब आपका बोर्ड का एग्जाम आता है तो उस एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपकी एक्सरसाइजेस में से आते हैं। अक्सर, हर बार नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है कि आप एक्सरसाइजेस की अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो आप मोस्टली जितने क्वेश्चन मतलब अगर 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं तो आप 22 के 22 क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में से आ जाते हैं। तो फिजिक्स के जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको इतनी ही ज्यादा अहमियत देकर तैयार भी करना है। और इनके लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा वो है कॉलेज फिजिक्स। आप कॉलेज फिजिक्स वालों की बुक से तैयार करें, इंशाल्लाह वहां पे जो आपको मटेरियल है वो काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर व्हिच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। कि आपकी कायनात के अंदर कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखें जो कि अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं और उनको आप एज एन टाइम स्टैंडर्ड ले सको। टाइम स्टैंडर्ड लेने के तौर पर किसी भी चीज को यूज करने के लिए मैं आपको एक कंडीशन है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले किसी भी चीज को अगर आप टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो चीज है वो अपने आप को रिपीट तो कर रही हो लेकिन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस चीज को आप एज एन टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर बात की जाए अर्थ की मूवमेंट है सन के गिर्द, उसके अलावा प्लैनेट्स की मूवमेंट है सन के गिर्द, चांद की मूवमेंट को बात कर लें, अर्थ की अपनी जो रोटेशन है अपने ही एक्सिस के गिर्द उसकी बात कर ली जाए, या फिर हमारे जो बॉडीज हैं उनके जो शैडोज हैं पूरे दिन में, तो आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिपीट होती रहती हैं और हर एक इंटरवल के बाद अपने आप का जो बिहेवियर है वो उसमें चेंज नहीं आता। एक तो रिपीट करती है और उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो इन चीजों को आप एज एन टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और पुराने वक्तों में आपने आपके जो जिस्म का जो शेडो होता है इसको भी एज एन टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर अज्यूम किया जाता था। उसके अलावा जो आपकी अर्थ है इसकी रोटेशन को भी किया जाता था। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप एज एन टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा हुआ कि गिव ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे आपने इक्वेशन ड्रॉ की थी पेंडुलम के टाइम पीरियड की, t इक्वल टू 2 पाई l ओवर g का अंडर। अब यहां पे आप देखें कि ये आपके पास 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। l किसी भी पेंडुलम की लेंथ है और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं कि ये जो 2 पाई ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। लेंथ अगर किसी भी आप पेंडुलम की बात करेंगे वो अर्थ पे बात कर ले, अर्थ के किसी भी दूसरे पार्ट पे किसी दूसरे हिस्से पे आप बात करें तो वो सेम होगी। लेकिन ये जो ग्रेविटी है ये तो आपकी अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हिस्सों पे आप चले जाएं तो वहां पे भी फ्लक्चुएट कर जाती है, वेरी कर जाती है। इसी तरह आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि आपकी जो अर्थ है उसके ऊपर इसकी वैल्यू g है, लेकिन अगर उसके मून की बात करें तो GE/6 है, 6 टाइम्स कम हो जाती है। मतलब अगर आप जमीन पे बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और है, चांद पे बात करें तो उसकी वैल्यू कुछ और है। और ये आपके पास इसको आमतौर पे GM मतलब मून के ऊपर जो अर्थ की वैल्यू उसको कह दिया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे जो G है वो क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, जिसकी वजह से हम इस पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज अ टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। अभी पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अपने आप को रिपीट तो कर रहा हो लेकिन क्या कर रहा हो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन जब आप इसको अर्थ से मून पे लेके जाएंगे तो वो ये अपने आप की जो मोशन है उसको इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के वाली जो कंडीशन है वो इसके ऊपर फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से आप इसको एज एन टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल।
अब देखिए कि हमारे पास दो यूनिट्स हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। अब किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम आप मैक्रो लेवल पे लेते हैं, मतलब बड़े लेवल पे जब आप एक क्वांटिटी को सब्सटेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, मतलब है दोनों सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट्स, लेकिन ये मैक्रो लेवल पे यूज होता है और ये माइक्रो लेवल पे यूज होता है, मतलब छोटे लेवल पे जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो बहुत कम हो तो ये उसके लिए यूज होता है। अब देखिए जब आप किलोग्राम की बात करते हैं तो मैं अगर कहता हूं कि 1 किलोग्राम मेरे पास कॉटन हो, 1 किलोग्राम मेरे पास शुगर हो, तो आप जानते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है उसमें भी चेंज आ सकता है, उसके अलावा उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। मतलब किलोग्राम की जब आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें वेरी कर जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं। लेकिन जब आप मोल की बात करते हैं तो आप चाहे जो सा मर्जी सब्सटेंस यूज करें उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी नहीं करेंगे। हर सब्सटेंस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपने केमिस्ट्री के अंदर बात पढ़ी होगी। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द स्टूडेंट्स मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। के 3 स्टूडेंट्स हैं, उन तीनों स्टूडेंट्स ने एक नीडल की मेजरमेंट की है, नीडल की लेंथ की, और जिस डिवाइस के साथ उन्होंने मेजरमेंट की है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर, और जो पहली मेजरमेंट है वो आई है 0.2145 मीटर। पहले स्टूडेंट ने जो लिखी है, दूसरे ने जो लिखी है वो है 0.21 मीटर। तीसरा कोई शाहकार था उसने लिख दी 0.214 मीटर। तो बताइए इन तीनों मेजरमेंट में से कौन सी जो मेजरमेंट है वो ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, तो आप इसको 1 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड 0.001 मीटर भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इसका लीस्ट काउंट है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक सही वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 डिजिट्स तक कौन सी रिकॉर्डेड है, ये 2 डिजिट्स तक है, ये 4 डिजिट्स तक है, तो ये 3 डिजिट्स तक। इसका मतलब है ये वाली जो मेजरमेंट है ये ज्यादा ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है कि an old saying is that a chain is only as strong as its weakest link। कि अगर फर्ज करें आपके पास एक चेन हो ना, चेन जिस तरह से संगली वगैरह होती है आमतौर पर, उस तरह की कोई चेन है, उसमें आपको पता है कि किस तरह लिंक्स होते हैं, ठीक है, ये उनके क्या है, लिंक्स है। अब ये जो चेन है ये उतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर फर्ज करें ये जो इसका लिंक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जो लिंक है ये वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला जो लिंक है ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी चेन है ये उतनी स्ट्रॉन्ग है जितना ये इसका सबसे कम लिंक स्ट्रॉन्ग हुआ। मतलब कि अगर ये चेन टूटना चाहे तो यहाँ से इस पॉइंट से सबसे ज्यादा इजीली टूट सकती है। तो बताइए कि आपकी जो क्या नाम इसका, हाँ, what analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation। कि आप कोई कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जाहिर सी बात है जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा जितनी उसमें सबसे कम लीस्ट काउंट वाली वैल्यू होगी। तो आप कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज एक्यूरेट एज इट्स रीडिंग कंटेन्स मिनिमम एरर, कि उसमें कितना कम से कम एरर है, ये भी कह सकते हैं। दूसरी जो अभी मैंने बात की वो ये कह सकते हैं कि अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज एक्यूरेट एज इट्स
लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर जितनी कम से कम एक लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी वही उसकी क्या है, आपकी उसके एक्यूरेट होने की रेशियो है। ठीक है, उसी तरह अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, कि आपके पास एक पेंडुलम है, उसका जो आपने टाइम पीरियड मेजर किया है उसको स्टॉप वॉच के साथ मेजर किया है। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। अब जब हमने एरर्स को पढ़ा था हमने देखा था कि जो एरर्स है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक थे रैंडम एरर्स और दूसरे थे सिस्टमैटिक एरर्स, आपको याद होंगे। अब ये जो मेजरमेंट है जिसको हमने किस जरिए से किया है, स्टॉप वॉच के जरिए से, तो इसमें दोनों तरह के एरर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो स्टॉप वॉच है उसके अंदर कोई ना कोई जीरो एरर मौजूद हो। जब जीरो एरर की बात करेंगे तो हम इसका मतलब है उस स्टॉप वॉच के अंदर सिस्टमैटिक एरर होगा, तो ये एरर भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा रैंडम एरर भी हो सकता है कि कोई जो बंदा है उसको मेजर करने वाला, उसके नेग्लिजेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस, उसकी लापरवाही की वजह से, इनएक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर कोई ना कोई एक एरर आ जाए। तो दोनों तरह के एरर जो हैं वो उस मेजरमेंट के अंदर आ सकते हैं टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है 1.7, उसमें कह रहा है कि डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन on constant of proportionality that may appear in a algebraic expression, explain। अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया था टाइम पीरियड का। देखिए जब हम कल बात कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस की और हमने टाइम पीरियड के लिए, पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए ये इक्वेशन ड्रॉ की थी, तो वो कुछ इस तरह आई थी, T इज इक्वल टू कांस्टेंट L ओवर G अंडर रूट। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी, क्या ये हमें पता चली थी इस डायमेंशनल एनालिसिस के साथ? नहीं, इस डायमेंशनल एनालिसिस ने हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं बताई थी। और डायमेंशनल एनालिसिस के साथ आप कोई भी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि फलां कांस्टेंट है वो कितनी वैल्यू है, और उसकी मतलब कि जिस तरह यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 पाई था, तो हम ये नहीं, यहाँ से जितना भी एनालिसिस किया हम एनालिसिस और भी चाहे कर लेते, लेकिन वो एनालिसिस हमें ये नहीं बता सकता था कि ये जो कांस्टेंट है वो 2 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो आपको कोई वैल्यू नहीं बताता कांस्टेंट की। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। दो क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, प्रेशर और डेंसिटी, इनकी आपने क्या लिखनी है, डायमेंशंस। तो सबसे पहले डायमेंशंस लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रेशर का यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर उसका यूनिट। प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, क्या आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं कितने एरिया के ऊपर, तो ये है इक्वल टू प्रेशर। अब अगर हम प्रेशर की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फोर्स की डायमेंशन पता होना चाहिए और साथ ही साथ एरिया की डायमेंशन पता होना चाहिए। आप जानते हैं जो F है वो इक्वल होता है ma के। मास की जो डायमेंशन है वो है m, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है l t माइनस 2, तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml t माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी ml t माइनस 2 और डिवाइडेड बाय एरिया है, तो एरिया का आपके पास एरिया जाहिर सी बात है लेंथ इनटू लेंथ होती है, तो n स्क्वायर। तो आपके पास जो प्रेशर है उसकी डायमेंशंस बन जाएगी ml, ये 1 है और ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 और t माइनस 2, तो इक्वल आ जाएगी ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई हैं, प्रेशर की। ठीक है, अब जो दूसरी क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी की डायमेंशंस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है
डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। मास का अगर डायमेंशन की जाए तो m है, वॉल्यूम हमें पता है लेंथ का क्यूब है तो l क्यूब आ जाएगी। तो इसी तरह डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी ml-3। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये अटेम्प्ट पूरा हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। जब हम डायमेंशंस को स्टडी कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। ये जो लैम्डा है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक v के ऊपर और दूसरा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, एंड नोइंग दैट अगर लैम्डा की जो डायमेंशन है वो इक्वल हो मीटर के और मतलब लेंथ के, इसी तरह आपकी जो वेलोसिटी है स्पीड जो है उसकी वो इक्वल हो l t - 1 के, और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डायमेंशन हो t - 1 के, क्योंकि हमें पता है कि 1 ओवर लैम्डा होती है तो 1 ओवर टाइम होती है, तो आपके पास टाइम पीरियड होती है तो आप उसी को फ्रीक्वेंसी का करता है तो इसकी डायमेंशन t - 1 आ जाएगी। जब आपको ये तीनों चीजें पता है तो बताइए कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दो आपको रिलेशंस दिए गए हैं, f = v लैम्डा और दूसरा आपको दिया गया है f = v ओवर लैम्डा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा जो रिलेशन है वो ठीक है और कौन सा गलत है। अभी देखिए आपके पास जो f है इसकी डायमेंशन क्या है -t और t की पावर -1 सच, और इसी तरह v की डायमेंशन क्या है l t - 1 और लैम्डा की डायमेंशन है l। ठीक है, जब आप यहां पे देखें इसको हल करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा l² t - 1 जो कि t - 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है गलत है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि f की डायमेंशन क्या आ जाएगी -1, v की डायमेंशन क्या है l t - 1 और लैम्डा की डायमेंशन है l है। तो इस l के साथ ये l कट जाएगा तो t - 1 इक्वल आ जाएगा t - 1 के। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये ठीक है और ये वाला रिलेशन गलत है। वैसे भी जब आपने मैट्रिक में ये पढ़ा था तो आपको पता है कि b = f लैम्डा होता है। तो यहाँ से अगर आप f की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आ जाएगी v ओवर लैम्डा। तो ये v ओवर लैम्डा वाले जो रिलेशन है ये ठीक है। तो आई होप सो आपको बच्चों की 9 के 9 क्वेश्चन है जो है वो क्लियर हो गए। अगर फिर भी इनमें किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके वो जो क्वेश्चन है वो जो डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।